तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो कितना होता है, वो हमने डिस्कस किया था। तो 1 मिनट के लिए रिकॉइल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और v और b के बीच में एंगल है थीटा। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आता है बेटा वो आता है F। मैग्नेटिक फोर्स को एक्चुअली FB से डिनोट करते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स इज QV क्रॉस B। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आपको जो बताने वाली है, मैग्नेटिक फोर्स कितना आता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर वी और बी के बीच में एंगल थीटा है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता था वो आता था क्यू वी बी साइन थीटा। यहां तक हमने डिस्कस किया था। डायरेक्शन बताई थी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप जाके पिछला वीडियो इसका पार्ट 1 जाके देख सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फ्लेमिंग रूल से निकाल सकते हैं और एक निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल भी हमें डायरेक्शन को दे देगा। राइट हैंड थंब रूल क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट है वी और बी का, और जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि आपको अपने राइट हैंड फिंगर को वी की तरफ रखना है, इसकी तरफ वेलोसिटी की तरफ, और बी की तरफ कर्ल करना है। कर्ल करना है मतलब बी की तरफ घुमाना है। हाँ, इस तरीके से घुमाना है कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन पे घुमाना है। सो वी से बी की तरफ कर्ल करो, थंब आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स की। जैसे कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, अंदर की तरफ। तो नियम यही है। नियम क्या है कि कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम वी वेक्टर टू बी वेक्टर थ्रू अ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन, देन द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। हाँ, तो नियम समझ में आ गया होगा। तो हमें इस नियम को फॉलो करना है, ठीक है। अब एक चीज जो हमें क्लियरली आ रही, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट है। और जब भी कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो जैसे v क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर। सो v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि यहाँ पे आया देखो, राइट हैंड थंब रूल में आपने वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर को कर्ल किया तो थंब इनवर्ड आया, विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक चीज जो क्लियर हुई वो ये आई कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बोथ इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन होता है F डॉट एस। और जब भी 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ध्यान रखो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो जब 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सो वर्क डन, दिस इज वर्क डन। ये क्या है? वर्क डन है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge is always 0. तो work done by magnetic force on a moving charge is always 0. मैग्नेटिक फोर्स कभी भी जब भी चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क 0। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज 0
वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब हम बात करते हैं इसके आगे, अगर वर्क डन बेटा जीरो है, क्या जीरो है, अगर वर्क डन जीरो है तो हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि जो भी वर्क डन, जो भी नेट वर्क डन है किसी भी पार्टिकल पे, विच इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो इफ द वर्क डन इज जीरो, इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। दैट इज के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर है, मतलब फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कभी भी पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलेगी। हाँ, पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलेगी, मतलब पार्टिकल स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ, बदलेगी क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने के साथ साथ वेलोसिटी बदल सकती है, स्पीड कभी भी नहीं बदलेगी। सो ध्यान रखो ये सारे पॉइंट्स कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge is always zero, that is speed of a charged particle in a magnetic field is always constant। ये पॉइंट ध्यान रख लो, इन पे हमेशा हमेशा क्वेश्चन पुट अप होता है, होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर। कहते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो उसका पाथ कैसा होगा, हम उस पर बात करते हैं। वो किस पाथ पे जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि थीटा क्या होगा, मतलब किस एंगल पे चार्ज पार्टिकल इन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। किस एंगल पे इन करने का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो पाथ डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है, आप किस दिशा में जा रहे हो। हाँ, तो वही आपका रास्ता तय करता है कि नहीं। यही नॉर्मल लाइफ के लिए भी है कि आप जिस दिशा में जाओगे ना वही आपका रास्ता बना देता है कि नहीं। अच्छी दिशा में जाओगे तो अच्छा रास्ता तय हो जाएगा, बुरी दिशा में जाओगे तो बुरा रास्ता तय हो जाएगा। तो देखो, अब देखो इधर केस नंबर 1 है, पहला केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 और 180 है। 0 और 180 मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करे इस तरीके से, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो, या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा कुछ है तो जो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन 0 और साइन 180, दोनों की वैल्यू 0 आती है। इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स आया 0 आया, और मैग्नेटिक फोर्स 0 आया मतलब एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज 0, और एक्सेलरेशन इज 0 इट मींस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म। मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। और अगर मोशन यूनिफॉर्म हुआ तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो मोशन यूनिफॉर्म और पाथ स्ट्रेट लाइन। तो अगर थीटा 0 है या 180 है तो जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगी, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा बिना मुड़े हुए। हाँ, जीवन में जो रास्ता है वो बेचारा सीधा तय करेगा। हाँ, कहीं बेंड एंड नहीं होगा, सीधा निकलेगा। तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 होता है कि जब एंगल 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री वाला जो है वो इंपॉर्टेंट केस है, उस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उस पर डेरिवेशंस वगैरह भी हैं छोटे छोटे, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा केस नंबर 2 है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो क्या होता है जरा ध्यान से देखना और ध्यान से अच्छे से समझना। हाँ,
तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्ड होने का साइन होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, पेज के अंदर है, या हम बोले तो हमारे बोर्ड के अंदर है। तो ये मान लेते हैं बेटा अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, कि वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है बोर्ड के, और ये बोर्ड में मूव कर रहा है, तो थीटा 90 हो गया, और थीटा 90 हो गया तो जरा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो। तो रूल है आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। हाँ, अगर हम राइट हैंड थंब रूल से बोलेंगे तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर को कर्ल करना है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करोगे, ये देखो वेलोसिटी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर को लेके जाना है, तो थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो जो इस पे जो थंब आया, फोर्स आया, वो ऊपर की तरफ आया, और ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज पे देता है, नेगेटिव पे इसके अपोजिट हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस पे ऊपर की तरफ आया, अपवर्ड। अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होगा, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, इन दैट केस ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। इस केस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर होता है। हाँ, इस केस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर देखो वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, तो डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या होता है, ऐसा देखा गया कि ये सर्कुलर ट्रैक पे जाता है इस तरीके से, जिसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं आएगा। हाँ, सेंटर हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब ये है कि इसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन करने के लिए वो प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। देखो कैसे, देखो मैग्नेटिक फोर्स हर हाल में सेंटर की तरफ आ रहा है। इधर देखो, इधर वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी। हाँ, फील्ड इनवर्ड है, तो फिर इधर से आप इनवर्ड की तरफ लेके जाओ, फोर्स किधर आया, इस तरफ आया, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स हर हाल में सेंटर की तरफ आ रहा है, इसलिए दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। सो इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर आता है, और पाथ अगर सर्कुलर आता है तो मैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, जहां पे r रेडियस है, m मास ऑफ द चार्ज है। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है qvb sin थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है, इसलिए qvb sin 90 इज इक्वल टू mv²/r। तो आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखेंगे तो एक v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फाइनली जो हमें रेडियस मिलेगी विच इज mv/qv। So it is the expression for radius of circular path. ये सर्कुलर पाथ का रेडियस के लिए फॉर्मूला है, इस रेडियस के लिए फॉर्मूला है विच इज mv/qv। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि इसको एक रोटेशन पूरा करने में समय कितना लगा, तो टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अगर आपसे कभी टाइम पीरियड पूछा जाए, टाइम पीरियड मतलब टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन विच इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड बदलेगी नहीं, वो स्पीड बदलेगी नहीं, तो जो टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है अपने पास 2πr, स्पीड कितनी है v है, r की वैल्यू अभी हम निकाल के आ चुके mv/qv, हाँ, डिवाइडेड बाई v, एक v से v कैंसिल आउट,
तो टाइम पीरियड आया 2 पाई एम बाई क्यू बी। सो इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी कभी पूछी गई, फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड विच इज क्यू बी बाई 2 पाई एम। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो पार्टिकल, ध्यान रख लो ये पॉइंट अच्छे से, पार्टिकल जो है किसी भी स्पीड से मूव करे, किसी भी स्पीड से मूव करे, उसको समय जो लगेगा अलग अलग स्पीड पे भी समय क्या लगेगा, बराबर समय लगेगा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। टाइम पीरियड उसका सेम होगा अगर मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम। हाँ, स्पीड बदलने से रेडियस बदल जाएगी। स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा होगी, स्पीड कम होगी तो रेडियस कम होगी।